चलिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की स्टडी करने के लिए कल मैंने आपको बोला था कि हमको सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्टडी क्या करना पड़ेगी, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सबसे फर्स्ट स्टडी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स की होगी, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, चाहे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल टोटल होते हैं 5 टाइप्स के, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 10, बट डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5। डीजनरेट ऑर्बिटल है, डीजनरेट मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिफरेंट है, 1, 2, ये 3rd, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th, ये 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह डी ऑर्बिटल से। अब 5 डी ऑर्बिटल के जो शेप है वो डिफरेंट है, तो यहाँ हम सबसे पहले सेंटर वाला डी ऑर्बिटल जनरेट करें। ये यहाँ एक्सिस होती है, एक्सिस के थ्रू ऑर्बिटल है, ये एक्स वाई, और सेंटर क्या होगी, जेड एक्सिस। ठीक, अब एक ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होते हैं, डबल डम्बेल शेप्ड। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डबल डम्बल शेप्ड है, 4 लोब होंगे। तो देखिए ध्यान से, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होगी, जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी, वो ऑर्बिटल का नाम बनेगा। ये जेड एक्सिस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हायर है जेड एक्सिस पर, और इस ऑर्बिटल में 2 लोब है, ओनली 2 लोब डिसअपीयर है। इस ऑर्बिटल का हम नाम क्या रखेंगे, सेंटर में होता है डी जेड स्क्वायर। और आप ये ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ हायर है, एक्सिस पर। एक ऑर्बिटल ये है डी ऑर्बिटल का, जिस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। अब इस साइड का ऑर्बिटल लें, एक डी ऑर्बिटल ये। ऑर्बिटल का मतलब होता है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है, ऑर्बिटल का मतलब होता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन, मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में होता है, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की स्टडी करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। अब ये एक्सिस एक्स, और इसको हम एक्स कंसीडर करें, और ये सेकंड वाली जो एक्सिस है इसको वाई कंसीडर करें, ये वाई एक्सिस। अब डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो ये इस तरह होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, और इसमें 4 लोब है। ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है, एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन। तो इस ऑर्बिटल का नाम बनेगा डी एक्स वाई। 3rd ऑर्बिटल यहाँ लेंगे, एक ऑर्बिटल ऐसे होता है और एक ऑर्बिटल इस तरह होगा, सबके अलग अलग नाम बनेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इस ऑर्बिटल की डिजाइन समझिए। एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इधर भी एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसमें 4 लोब होंगे। इधर भी इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इधर भी वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इस पर भी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर। ये
दो डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिन पर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। बाकी रिमेनिंग जो डी ऑर्बिटल 3 है उनमें एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर नहीं, एक्सिस के बीच में हो। एक ऑर्बिटल सॉरी, एक एक्सिस यहां पर है, ये हम एक्स एक्सिस कंसीडर करें, और ये जेड, तो एक्स और जेड के बीच में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स जेड इसका नाम बन जाएगा। ऐसे ही एक ऑर्बिटल यहाँ है, वाई जेड एक्सिस बना लीजिए ऐसे, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना लीजिए, ये नाम बना डी वाई जेड। 5 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और पांचों डी ऑर्बिटल में आप ध्यान से देखिए कि केवल 2 ऑर्बिटल पर, अंडरलाइन कर देता मैं, ब्रैकेट में बंद कर देता उनको, एक और दूसरा ये 2 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिन पर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर। पहले हम डी ऑर्बिटल की शेप की जो स्टडी है वो करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे, इसके बाद अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम आपको जब समझाने लगेंगे तो ध्यान रखिए इन 2 ऑर्बिटल के बारे में बोलेंगे। ये एक्सिस पर जो 2 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रखते हैं उनका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बार बार आएगा। और हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रखते हैं, जब लिगेंड अपने लोन पेयर को लेकर के आएगा, लिगेंड लोन पेयर लेकर आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा, ये लिगेंड के भी लोन पेयर, और सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में भी ये सारे इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी, सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स कौन एक्ट करेगा, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। जो लिगेंड के इनकमिंग लोन पेयर है उनको ये दोनों ऑर्बिटल सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, और ये दोनों ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल को जंप कर जाएंगे, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो वर्क डन करना पड़ेगा रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब ये 5 डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो जो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रखते हैं, वो इनकमिंग लिगेंड के लोन पेयर को सबसे हाईएस्ट रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे और वर्क डन करेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल से वो एनर्जी को गेन करेंगे, हायर एनर्जी लेवल को जंप करेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये 3 रिमेनिंग जो ऑर्बिटल है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में दबी हुई है, इसलिए इनकमिंग लिगेंड के लोन पेयर से इनको कोई लेना देना नहीं, ये उसके अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करेंगे और ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होगा। तो इसके बाद हम उसकी स्टडी करेंगे। अभी आप नोट करिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब हम आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये 5 डी ऑर्बिटल्स है, फिर से बनाएंगे। डिजाइन हम अलग से समझ चुके थे पहले। 5 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये तो सेंट्रल मेटल डिसाइड करेगी कि सेंट्रल मेटल की पोजीशन क्या है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद उसने डोनेट कर दिए, ये सेंट्रल मेटल पर डिपेंड है। लेकिन जब लिगेंड
अपने लोन पेयर को लेकर के आता है। ये आया सेंट्रल मेटल के साइड। तो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम Fe26 की बात करें, इसी का कंपाउंड सबसे पहले हमने स्टडी किया था। तो Fe26 का स्ट्रक्चर क्या है? 3d6 4s2, और ये डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्म में आ गया, मतलब एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5, ये 6, ये डी ऑर्बिटल से। इसका मतलब लिगेंड जब अपने लोन पेयर शिफ्ट करता है सेंट्रल मेटल के साइड, तो सेंट्रल मेटल के डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? रिपल्सन फोर्स। ठीक है। तो इनकमिंग लिगेंड के लोन पेयर को रिपेल कौन करता है? सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन जो उसके डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डी ऑर्बिटल के उस ऑर्बिटल को जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। एक, इस ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनकमिंग लिगेंड के लोन पेयर से। दूसरा इसको, बाकी 3 ऑर्बिटल इधर लिख देता हूं, DXY, DYZ एंड DXZ। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन एक्सिस, इनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ना इनको कोई लेना देना कि लिगेंड का लोन पेयर आया तो अपन रिपेल करें, नहीं, अपने को लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन आते हैं? वो डी ऑर्बिटल जिनकी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, उनके नाम है DX2, Y2 एंड DZ2। ये उसको सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे इनकमिंग लोन पेयर। तो यहाँ डी ऑर्बिटल में डिवाइडेशन हो जाता, 2 पार्ट में डी ऑर्बिटल डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये जो 3 ऑर्बिटल है, नाम लिखूंगा मैं, ये रिपल्सन में इन्वॉल्व नहीं होते, या इनको लेना देना नहीं होता कि लोन पेयर आया है लिगेंड का, अपने को क्या लेना देना। पहला ऑर्बिटल DXY, DXZ, DYZ, इनको रिपल्सन से कोई लेना देना नहीं। तो ये कहाँ चले जाते हैं? ऑर्बिटल की ये एनर्जी लेवल था, ये लोअर एनर्जी लेवल को जंप कर जाएंगे। अब लोअर एनर्जी लेवल में क्यों गए? इसका मतलब ये रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क डन तो नहीं करते हैं, लेकिन कोई जब दूसरा रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क डन करेगा तो इनको अपनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी उसको, अगले ऑर्बिटल को। कौन से 2 ऑर्बिटल रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं? ये 2। तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल में। ये आ गए दोनों ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल में, ये चले गए। ठीक, इसी का नाम होता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है, वो डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल। कौन सी ज्योमेट्री में ऐसा होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा आउटर, ये कौन सा हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल का तो D2sp3 भी हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का स्प्लिटिंग।
2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल को जंप करेंगे और 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। ये तीनों ऑर्बिटल अपनी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल को डोनेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ताकि ये वर्क डन करे रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट। क्यों? कि लिगेंड का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में बैठे हुए भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन करेगा ना। लोन पेयर को कौन गेन करना चाहता था? लोन पेयर को तो सेंट्रल मेटल का न्यूक्लियस गेन करना चाहता, क्योंकि वो पॉजिटिव है। वो इनकमिंग लिगेंड पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ये लिगेंड पर रिपल्सन फोर्स ही लगाएंगे, और ये आउटर साइड में, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा। और रिपल्सन सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? ये दोनों ऑर्बिटल। कौन है ये? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये दोनों जिनकी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होती है, वो हायर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं इनकमिंग लिगेंड लोन पेयर। अब समस्या क्या? ये लिगेंड आया, ये लिगेंड जैसे साइनाइड आया नेगेटिवली होता है, और ये क्या करता है? ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन को बैक साइड पुश करेगा, अपने 2 ऑर्बिटल वेकेंट करेगा। डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ कलेक्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 6। जो अपर साइड में, अपर लेवल में इलेक्ट्रॉन थे, ये 2, ये वाला और ये वाला, इनको ये लोअर लेवल में जंप करा देते हैं। जो लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नाम होता है टिंकू जी, T2G स्मॉल। लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं हम? टिंकू जी, T2G। और जो हायर एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल है, उनका इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा? EG। तो इस स्प्लिटिंग का डायग्राम क्या बना? T2G6 एंड AG0, ये डायग्राम है इसका। तो इस ऑर्बिटल थ्योरी, इस टाइप की थ्योरी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोला था कि जो सेंट्रल मेटल है, ये उसका कंसेप्ट है, सेंट्रल मेटल जो है वो पॉजिटिव पार्ट की तरह बिहेव करती है। मतलब ये कौन है? लुईस एसिड। अरे सेंट्रल मेटल कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर, इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम। तो पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज। और लिगेंड किस तरह आता है? लिगेंड के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो वो किस तरह बन करके आएगा? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है? इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन है, बस यही बॉन्ड है। तो इनके बीच में ऐसा बोलते हैं कि कौन सा बॉन्ड है? प्योर आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का तो बॉन्ड ही आयोनिक होता है, प्योर आयोनिक बॉन्ड होगा। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या स्टडी कर रहे थे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कुछ साइंटिस्ट ने इसको बोला है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का बॉन्ड है, जो प्योरली आयोनिक बॉन्ड की तरह काम करता है। मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच प्योर आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? तो ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आप इसको नोट करेंगे, मैं डिक्टेट कर दूंगा, उस हिसाब से नोट करिए। चलिए, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है Fe26 टू पॉजिटिव का। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है अपने को? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? डेल ई से। ऐसे इसका फार्मूला है
ये फार्मूला है 0.4 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसमें साइन स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ माइनस साइन है, प्लस फिर यहां पर है 0.6 इंटू वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में लिखा है प्लस ZP। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये देखिए। अब अगर आप इसके बीच में इंटू ना भी लिखे तो इंटू माना जाएगा। देखिए ये इंटू में हटा देता। अब इंटू जैसे हटाया तो इसका मतलब क्या है, 0 पॉइंट, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये x को इससे मैच कर देते हैं। ये देखिए ये फार्मूला बन गया, बीच में क्या है प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी कैलकुलेट करना है तो पहले ये देखें कि x क्या है। यहां लिख देता x जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, मतलब जो लोअर एनर्जी लेवल के हैं, ये यहाँ पर ये 2 4 6, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं x। कितने हैं वो 6। y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। Eg मतलब हायर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और Z का मतलब यहाँ पर है पेयर्ड ऑर्बिटल कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। देखिए कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट जैसे ही करोगे आप तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी इक्वल टू, देखिए माइनस 0.4 तो उसमें डिजिट है, x की वैल्यू कितनी है, अरे x की वैल्यू 6 है, इलेक्ट्रॉन दिख तो रहे हैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू y की वैल्यू क्या है, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस ये कहानी अलग है। अब z की वैल्यू क्या है 3, p के प्लेस पे p होगा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल पेयर्ड है डाउन साइड वाले। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन काम करेगा, एनर्जी माइनस होगी, ये हो जाएगा 2.4, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3p। अब 3p अगर आप ना भी लें तो इसका लास्ट आंसर क्या होगा, -2. ठीक है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स का। विथ एग्जांपल मैंने आपको समझाया, जो डायग्राम बना हुआ था उसके बारे में। एग्जाम में कोई दूसरा डायग्राम आए तो आप दूसरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फार्मूला यही यूज करना है। ये कंसेप्ट था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, जो आपके सामने डायग्राम बना है। अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट क्या होगा, मतलब स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे नया हेडिंग जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। किसके केस में, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या होगी, या तो sp3 या dsp2, मतलब या तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती। तो ऐसे केस में स्प्लिटिंग कैसा होगा समझिए, डायग्राम बना के समझाता।
ये 5 d ऑर्बिटल्स, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जैसे मान लीजिए Ni28 का डायग्राम है, तो Ni28 डाई पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो d ऑर्बिटल में ये डायग्राम होगा निकिल 28 का 3d8 4s2, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, s ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट हो जाएगा। d में कितने हैं रिमेनिंग? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली ज्योमेट्री बनेगी और स्प्लिटिंग होगा। तो स्प्लिटिंग अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का अपोजिट होगा। ऊपर कितने ऑर्बिटल जाएंगे? 3। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्प्लिटिंग है, और डाउन साइड कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे? 2। ये कौन से ऑर्बिटल है? ये dx² y² dz² है। ये कौन है तीनों? dxy dxz dyz। ये हायर एनर्जी लेवल को जंप कर गए, मतलब ये बन गए इजी, और ये लोअर एनर्जी लेवल को जंप करे तो ये बन गए T2g। 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 4 यहाँ रहेंगे, 4 यहाँ रहेंगे, एक ऑर्बिटल इसमें लोन पेयर को गेन करेगा। ठीक है, लेकिन लोन पेयर को गेन कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर हायर है, मतलब dz²। ठीक है, dz² इसके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगा। तो स्प्लिटिंग क्या हो गया? जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, यहां से नोट करिए, ये कंडीशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद अब हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, समझिए ध्यान से क्या होते हैं ये भी कंपाउंड है, इसी यूनिट का एक पार्ट है। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, और मेटेलिक का मतलब मेटल से। तो यहाँ इस कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनो मतलब कार्बन, डायरेक्ट किससे अटैच है? किसी मेटल से। उस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल आपको पता है, सिंपल सा है। एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सब पहचानते हैं, ना भी पहचानते हो तो सुनिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका एग्जाम्पल। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यहाँ होता है CH3, फिर होता है Mg, और फिर इसमें होता है हेलोजन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हेलोजन कौन होगा? या तो क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन। इन तीन में से कोई एक हो सकता है, फ्लोरीन को यूज नहीं कर सकते। मैग्नीशियम मेटल है, ये फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होता। और ये CH3 अल्काइल ग्रुप है, ये बदल सकता है। कोई सा भी अल्काइल ग्रुप होगा, लेके मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, फिनाइल, कोई भी हो सकता है। अब देखिए इसका डिटेल डायग्राम कैसे है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कैसे आ गया। ये कार्बन के सराउंडिंग स्पेस में हाइड्रोजन कितने हैं? 3, ये है 3। और कार्बन से कौन अटैच है? Mg, और इधर कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए ध्यान से, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये डायरेक्ट किससे अटैच है? कार्बन से। जब कोई मेटल कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो
उसी कंपाउंड का नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका एग्जांपल है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 2 पार्ट। एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो मेटल। एक एग्जांपल तो आपके सामने है, दूसरा एग्जांपल में लिखता C2H5 होल 4 Pb। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल। टेट्रा इथाइल है, Pb को बोलते हैं लेड। इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड, बट क्योंकि इसमें Pb मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मीनिंग ही यही होता है, जिसमें मेटल कार्बन से डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो, तो वो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक और होता है C2H5 होल थ्राइस Al। ठीक है, इस तरह इसको बोलते हैं हम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। एक और इसको शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं TEA, टेट्रा इथाइल लेड। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल होती है, वो डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। तो ये 3 एग्जांपल आपके सामने हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरे टाइप का होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो। तो एक एग्जांपल इसका कौन सा है? जिससे साल्ट। पहला एग्जांपल क्या है? जिससे साल्ट। डायग्राम बनाऊंगा, PT यहां होगा NH3, NH3, यहां भी होगा NH3, और ये प्लेटिनम का यहां पर कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होता है। अमीन के प्लेस पे यहाँ क्लोराइड लगा होता है, इसको बदलेंगे थोड़ा सा, जिससे साल्ट, यहाँ पर क्लोराइड लगाइए, 3 क्लोरीन होगा, Cl Cl Cl। ठीक है, ये जिससे साल्ट का डायग्राम है। और आप ये देखोगे कि ये प्लेटिनम पाई बॉन्डेड कार्बन से अटैच, इसलिए जिससे साल्ट किसका एग्जाम्पल है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और दूसरा एग्जाम्पल, इसमें आयरन सेंटर में और ये इस तरह 5 रिंग वाली सैंडविच स्ट्रक्चर से ये अटैच है। ये रिंग यहाँ पाई बॉन्ड है, आयरन पाई बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है। इधर भी 5 कार्बन की रिंग है ऐसे ये, और ये वाला बॉन्ड आयरन का कार्बन से अटैच है डायरेक्ट। इसको बोलते हैं फेरोसिन। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिखते हैं Fe नीटा की पावर 5। इस नीटा की पावर 5 का मतलब क्या है? कि ये आयरन 5 कार्बन वाली रिंग से अटैच है। नीटा की पावर 5, ये 5 रिंग वाली कार्बन की रिंग है ना, इससे अटैच है, इसलिए नीटा पावर 5 लिखते हैं। और क्या है? C5 5 कार्बन की रिंग है,
H5 होल ट्वाइस, 2 रिंग है। ये इसका लिखने का फार्मूला है। इसको बोलते हैं फेरोसिन। ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है। सैंडविच स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको समझाए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और 3 एग्जांपल समझाए आपको सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मैं डिक्टेट करूंगा, आप इनको नोट कर लीजिए। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टोरी है।